अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। 5 अगस्त नजदीक आ गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ज़हनी तौर पर अब भी एहतजाज के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बानी पीटीआई ने तो 5 अगस्त तक इस एहतजाज को पीक पर ले जाने का पैगाम दिया था, लेकिन बज़ाहिर ना ही इस एहतजाज में कुछ शिद्दत नजर आ रही है और ना ही बढ़ती हुई हिद्दत नजर आ रही है। और तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ एहतजाज पर लाहेअमल बनाते हुए एक बार फिर नाकाम है। गो के तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल तो दे दी गई और जराये के मुताबिक पीटीआई क़यादत ने पंजाब भर के तमाम हलकों में एहतजाज करने की हिदायत जारी कर दी। यहां तक कि अडियाला जेल के बाहर भी पार्टी क़यादत ने कारकुनान और रहनुमाओं को एहतजाज की हिदायत दी और इस एहतजाज की मुकम्मल निगरानी पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के सुपुर्द कर दी गई और तमाम अरकान को भी अपने अपने हलकों में एहतजाज की हिदायत जारी कर दी है। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ की एहतजाज की हिकमत अमली में कई अबहाम दिखाई दे रहा है। अबहाम बात यह है कि तहरीक इंसाफ कल एहतजाजी तहरीक का आगाज नहीं कर रही, बल्कि वो सिर्फ एक रोज़ा एहतजाज कर रही है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 5 अगस्त को हमारा एक दिन का एहतजाज है, आइंदा का लाहेअमल बाद में बताया जाएगा। अब सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ कई रोज पहले 5 अगस्त के एहतजाज का ऐलान कर चुकी, लेकिन पीटीआई को भी मौसर हिकमत अमली अपनाने में अब नाकामी का सामना रहा। यही वजह है कि बैरिस्टर गौहर के हवाले से यह तासुर उभर रहा है कि वो अब तक सियासी लारे दे रहे हैं कि कुछ रोज में आइंदा का लाहेअमल दिया जाएगा। ये आइंदा का लाहेअमल क्या होगा, ये भाव अब भी बाकी है। अब ये तासुर उभर रहा है कि तहरीक इंसाफ कल रस्मी सा एहतजाज करेगी और इस एहतजाज पर हुकूमत पर किसी किस्म का कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि मुख्तलिफ अजला में यह एहतजाज होगा और उसी रोज़ ख़त्म भी हो जाएगा। हुकूमत पर तो दबाव उस सूरत में पड़ता अगर बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ को एहतजाजी तहरीक चलाती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अपने कांधों से सिर्फ बोझ हटाने की कोशिश की है। बानी पीटीआई ने तो एहतजाजी तहरीक में 5 अगस्त को शिद्दत लाने का ऐलान किया था, लेकिन उनका यह ऐलान महज हवा में तहलील होता दिखाई दे रहा है। अब तहरीक इंसाफ के इस होम्योपैथिक एहतजाज पर बहुत सारे सवालात खड़े हो रहा है। ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या तहरीक इंसाफ गिरफ्तारियों के खौफ से कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि बेशतर अरकान को 9 मई केसेस में सजा भी हो गई है और ऐसे में अगर पार्टी क़यादत ने रियासत से मजीद उलझने की कोशिश की तो घेरा मजीद तंग हो सकता है। अब ये नफसियाती दबाव तो बहरहाल कारकुनान और रहनुमाओं पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक और अहम वजह पीटीआई के एहतजाज को महदूद करने की यह हो सकती है कि दीगर अपोजिशन जमातें भी तहरीक इंसाफ का सियासी बोझ उठाने को तैयार नहीं है। गुज़श्ता रोज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन जमातों की एक APC भी हुई, लेकिन इसके बावजूद इस प्लेटफॉर्म पर जमा होने वाली जमातों ने सियासी मैदान में तहरीक इंसाफ को तनहा छोड़ दिया है। गो के तहरीक इंसाफ ने इस एहतजाज की जिम्मेदारी महमूद खान चकजई पर डाली और इस हवाले से सलमान अकरम राजा ने ट्वीट करते हुए कहा था कि बानी पीटीआई ने पूरी कौम को पुकारा है। महमूद खान चकजई सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, वो क़यादत में वो अपना यह एहतजाज करेंगे, लेकिन अब मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने साफ अल्फाज में बता दिया है कि महमूद खान चकजई एहतजाज की क़यादत नहीं करेंगे, बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सिर्फ एहतजाज की अखलाकी तौर पर हिमायत करेगी। अब तहरीक इंसाफ एहतजाजी मैदान में सोलो फ्लाइट लेने पर मजबूर है, लेकिन इसमें मतलूबा नताइज मिलेंगे ये बज़ाहिर मुश्किल दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ ने अपने एहतजाज से पहले बैरूनी तौर पर हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की और इस बात का दावा हुकूमती नुमाइंदे भी कर रहे हैं, जैसा कि हुज़ैफ़ा रहमान का कहना है कि बानी पीटीआई की रिहाई का हम पर शदीद बैरूनी दबाव। हुज़ैफ़ा रहमान इस मुताल्लिक़ क्या इंकशाफ कर रहे हैं, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। यानी तहरीक इंसाफ तमाम सियासी तीर इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी तीर निशाने पर लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अब भी बानी पीटीआई के बेटों की पाकिस्तान आमद के हवाले से मामला मशकूक दिखाई दे रहा है। कल एहतजाज है और अब तक उनकी पाकिस्तान आमद नहीं हो सकी, यानी तहरीक इंसाफ इस एहतजाज के ऐलान के बाद मजीद मुश्किलात में घिरी हुई दिखाई दे रही है। और अब तहरीक इंसाफ के कल के एहतजाज पर पंजाब हुकूमत भी तनकीद कर रही है, जैसा कि कल मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारत के खिलाफ यौम इस्तेहसाल बनाया जा रहा है। ऐसे में तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान कर रखा है, जिस पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी कहती हैं कि तहरीक इंसाफ ने जानबूझकर यौम इस्तेहसाल के दिन एहतजाज की कॉल दी। इस वक्त बानी पीटीआई के कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नियाज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम न्याज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। न्याज़ी साहब, बानी पीटीआई के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक 5 अगस्त को तो एहतजाज पीक पे होना था, लेकिन यह एहतजाज अभी शुरू नहीं हो सका, यानी टेक ऑफ ही नहीं किया, ना कोई मोमेंटम है, ना मैस मोबिलाइजेशन है। ऐसे चलेगी तहरीक इंसाफ तो कैसे बढ़ेगी तहरीक इंसाफ? साहब, एक तो ये लफ्ज सुन के बड़ी दुख होता है कि बार बार लोग कहते हैं कि जी फसादी टोला और शरफसंद, और क्या ये जो अवाम ने 8 फरवरी को वोट दिया वो सारे फसादी हैं अवाम, 24 करोड़ अवाम जो है। अब आ जाए इस पे 5 अगस्त पे, अभी हमारे तमाम जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा, चेयरमैन सारे मौजूद हैं और सब ने ये फैसला किया है कि कल का एहतजाज हर जगह पे हमारी कोऑर्डिनेशन मुकम्मल है और जिस तरीके से हमने प्लान किया था डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज और अपने लोकल बॉडीज जहाँ भी होगा वहाँ हमारा 5 अगस्त को ये होगा, हमारा एहतजाज होगा। और ये एहतजाज, और बैरिस्टर गौर ने कहा कि ये एहतजाज यक रोजा होगा, एक दिन का एहतजाज होगा। व्हाट डिफरेंस विल इट क्रिएट सर?
जी, अगर गोहर साहब ने कहा है ना, इसके बाद जो बानी चेयरमैन है ना, उसकी स्टेटमेंट आ चुकी है कि हमने 14 अगस्त को भी ये करना है, और इस वजह से करना है कि जब 14 अगस्त को आज़ादी मिली थी, गुलामी से आज़ादी नहीं मिली हमें अभी तक, हकीकी आज़ादी की जंग है ये। तो ये तो जो होती है ना, तहरीक होती है रियान साहब, वो एक दिन में ख़त्म नहीं हो जाती। हम तो 8 फरवरी से कह रहे हैं इन से कि अब मैंडेट वापस करें, तो वो मैंडेट वापस नहीं होता, तो ये तहरीक चलती रहेगी और अवाम की तहरीक है। ये नहीं, कोई लेकिन हमारी नाज़िर साहब, जाती सवाल तहरीक मेरा नहीं ये है। है कि इस एहतजाज से हुकूमत पर या मुक़्तदिरा पर क्या दबाव डाल पाएंगे आप? मेरी बात सुने रियान साहब, दबाव ये होता है कि हम कहते हैं कि आर्टिकल 218(3) कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि आप जो आज़ाद इलेक्शन जो फ्री एंड फेयर करवाएं। हम तो यही कह सकते हैं ना, और हमारा जो 8 फरवरी के बाद मुतालबा भी आ रहा है, यही है कि जो 8 फरवरी को मैंडेट चोरी हुआ अवाम का, वो वापस किया जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि ये हमारा जो मिशन है ये जारी रहेगा। भाई साहब, इसके लिए तो बहुत देर हो चुकी ना सर। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद अगर 9 फरवरी को आप सड़क पे होते, यही मुतालबा कर रहे होते, तो इट वाज द राइट टाइम। आज जुलाई 2025 के अंदर अगस्त शुरू हो गया सर, और आप ये मुतालबा कर रहे हैं। असल में तो ये जंग है, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिश है, जो बर होती हुई नजर नहीं आ रही ना सर। रिहान साहब, ये क्या अगर 9 फरवरी को कोई नहीं बाहर आया तो क्या ये मुतालबा छोड़ देना चाहिए? ये तो इमरान खान का मुतालबा आज से नहीं है। इमरान खान ने तो शुरू से कहा था कि फ्री फेयर इलेक्शन कराए, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जो मैंने अभी आपको रेफर किया ना, आर्टिकल सर 218(3) 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या थी? आप डिस्पाइट योर नैरेटिव कि आपको आपका ड्यू नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद पोजीशन बहुत बेहतर थी। आज एज ऑफ नाउ अगस्त में इस वक्त पोजीशन पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या है, वो भी आपके सामने है। तो आपने बहुत लूज किया है, रादर देन कि आप अचीव करते और इतनी सक्सेसफुल अगर तहरीक चल रही होती, आप ड्यू प्रेशर डाल पाते, तो आज थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट सर। देखें कि आपने पूरी अपोजिशन जो है, आपने हमारा जो नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर, आपने सेनेट में अपोजिशन लीडर, आपने पंजाब में अहमद बच्चर अपोजिशन लीडर, जिस जमात को ज्वाइन किया हामिद रजा वो फारिग। तो देखें, ये जिस तरीके से हो रहा है, अवाम देख रही है, और हर आदमी इस पे नजर रखे हुए है। नहीं साहब, आपको बुरा लग रहा है ना ये जो हो रहा है? जी, ये बुरा लग रहा है ना आपको? ये अनजस्टिफाइड है ना जो आज हो रहा है आपके साथ? अनजस्टिफाइड इस वजह से कल जब 15 किलो हेरोइन डाली थी राना सनाउल्लाह साहब पे, कल जब ख्वाजा साद रफीक साहब को गिरफ्तार किया था, कल जब शाहिद खाकान अब्बासी अंदर थे, कल जब एहसन इकबाल अंदर थे, कल फौज जफर मौज वज़रा की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की, बीबी फरियाल तालपुर हो, फिर मरियम नवाज साहिबा हो, हमजा शहबाज हो, उस वक्त अच्छा लग रहा था आपको? अच्छा ठीक है, हमने तो तमाम केसेस अदालतों पे छोड़े ना, हमने खुद तो फैसले नहीं किए। आज भी अदालतों से फैसले आ रहे हैं ना सर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसला देती है सर। नहीं, आप ये देखें कि अभी अदालत फैसला करती नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन पहले अपनी फुर्तियां दिखाना शुरू कर देता है। वो इलेक्शन कमीशन जो 12 जुलाई का फैसला 8 महीने तक रखता है, और इधर से लोग सजा होते हैं, इलेक्शन कमीशन उसको डी नोटिफाई करके इलेक्शन अनाउंस कर देता है। इंतजार भी नहीं करता, ना अपील के इंतजार करता है, ना स्पीकर के थ्रू आना चाहिए। रेफरेंस जो आता है किसी को, फिर वही कहूंगा, आज बुरा लग रहा है सर। केस बाद में बनता था, नैब पहले उठा लेती थी। आप जिस वक्त हुकूमत में थे, आपके ओपोनेंट्स के अगेंस्ट रेफरेंस बाद में बनता था, केस बाद में बनता था, नैब पहले उठा लेती थी। उस वक्त अच्छा लगता था? नहीं, मैं आपको बताऊं, जो दोनों हुकूमत में इकट्ठे बैठे हैं ना, दो लोग जो 35 साल से हुकूमत कर रहे हैं, इनके अपने बनाए हुए केस थे। आप उठा के देख रहे हैं, इमरान खान ने कोई नया केस बनाया? शाहिद खाकान अब्बासी पे एलएनजी रेफरेंस आपने, एलएनजी रेफरेंस किसने बनाया था सर शाहिद खाकान अब्बासी पे? नारोवाल स्पोर्ट्स करप्शन केस किसने बनाया था सर? नहीं रिहान साहब, जो भी केसेस थे वो पाइपलाइन में थे, सारे केसेस बने हुए थे। उसको अच्छा, जिस पे बना उसके राना सनाउल्लाह पे 15 किलो हेरोइन पीपल्स पार्टी ने डाली थी सर। रिहान साहब, जो हम केस कर रहे हैं, आपने इद्दत जैसे एक भोंडे केस को 2 साल चलाया। सर मैं ये कह रहा हूँ, मेरी अर्ज सिर्फ ये है सर, जैसे केस को सर मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे सर। मैं सर ये कह रहा हूँ, आपके साथ गलत हो रहा है, अनजस्टिफाइड है, बुरा लग रहा है। कल जब आप कर रहे थे आपको अच्छा लग रहा था, हमें उस वक्त भी बुरा लग रहा था। टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक राइट सर। मैंने तो जब भी किसी चीज को गलत कहा है तो गलत मैं कहता हूँ।
मैं नहीं कहता कोई ठीक हुई, कोई किसी के साथ कोई गलत होता है तो गलत ही होता है, तो लेकिन अब मकाफात आप है बोले देख सर। लें कि अभी मेरी बात सुन लें ना, अभी बात भी सुन लें कि अभी ये सजाओं से अलावा 150 लोगों के उन्होंने वारंट गिरफ्तारी निकाल दी है। अभी आप देखें ना, आपको ओवरसीज पाकिस्तानी देखें, आपको ऑस्ट्रेलिया से लोग निकल रहे हैं, यूके निकल रहे हैं, पाकिस्तान में लोग निकले हुए हैं। ये कितने तक लोगों को बंद कर सके? लोगों की आवाज बंद नहीं कर सकते, ना मीडिया की कर सकते हैं, ना लोगों की। लोगों का राइट है, जो मेन स्टेक होल्डर है स्टेट का, वो इमरान खान के साथ खड़ा है। मेन चीज है, आपने पूछा 5 अगस्त और 14 अगस्त और तहरीक के एक आदमी खड़ा है और वो यही कह रहा है कि अवाम का चोरी शुदा मैंडेट वापस करो, 26वीं तरमीम जो आईन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है उसको खत्म करो। प्रॉब्लम ये है ना ये तो सर कि हमारा वो बेसिक एक क्वेश्चन आदमी है। जो खड़ा है वो जेल के अंदर खड़ा है, जेल की जी। सलाखों के पीछे है। जेल के वो अंदर जो भी उसके इलेक्शन नुमाइंदे जीता है। बाहर खड़े हैं वो ठीक तरीके से नुमाइंदगी कर नहीं पा रहे, वो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महमूद खान चकजई के कांधों पे डालते हैं। महमूद खान चकजई की टीम ये कहती है हम हमारा जिम्मा नहीं है, ये हम लीड नहीं कर रहे, हाँ हमारी अखलाकी सपोर्ट आपके साथ है। तो मैं बताता हूँ रियान जी साहब, सर। आप सुन लेना जवाब। जवाब ये है कि 8 फरवरी को वो अंदर बैठा था, आप हुकूमत ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने रात को बल्ले का निशान छीन लिया। लोगों ने वोट किस तरह दिया? उन्होंने कहा जी इमरान खान के कैंडिडेट का निशान क्या है, तो लोगों ने उसको वोट दिया। अब छोड़ दें मुझे भी, लीडरशिप को भी, इस टाइम उसके साथ अवाम खड़ी है। और अवाम के जो एहतराम है, वो आइन कहता है कि अवाम का राइट ऑफ वोट का एहतराम करो। हम तो ये बात कह रहे हैं, हम कोई आइन से हट के कोई बात नहीं कर रहे। सब कि अवाम खड़ी है, अवाम उसके साथ खड़ी है और अवाम उसको चाहती है कि वो चारों सूबों का अवाम सिंबल है, अवाम चारों खड़ी है। सूबों से उसने वोट लिया है। केपीके सिंध से भी वोट लिया है, पंजाब से भी लिया है। गो के बैठ के सुबह 9 फरवरी को फार्म 47 पे वो लोग आ गए जिनके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं है, और इसी वजह से वो हुकूमत डिलीवरी कुछ नहीं कर रही। आपका राइट है सर, हुकूमत को क्रिटिसाइज कीजिए, तनकीद करें, बीइंग ऑपोजिशन करनी चाहिए। अवाम वानी पीटीआई के साथ खड़ी है, बकौल आपके पॉपुलैरिटी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस अवाम को लीड करने के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ सर। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। न्याजुल्लाह नाइज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ। टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तासुर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त के लिए वो मोमेंटम बिल्ड नहीं कर पाई जिसकी तवक्को की जा रही थी, जिसकी इंस्ट्रक्शंस बानी पीटीआई की जानिब से। अब इसकी मुमकिना तौर पर वजूहात क्या हो सकती हैं? क्या अदालतों की जानिब से आने वाले पैदर पे फैसलों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिट किया है? क्या पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताना चाहती है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस असल में ये चाहते हैं कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशंस ना हो, या वो रियासती अताब है जिससे बचना चाहते हैं? इस पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम माजिद निज़ामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 5 अगस्त है, चंद घंटे की दूरी पे एहतजाज को पीक पे होना था, नहीं हो पाया। मुमकिना तौर पर क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या पहले लाहौर, फिर सरगोदा, फिर फैसलाबाद की ATC से जो पैदर पे फैसले और डिस्क्वालिफिकेशन शुरू हो गई, क्या इसने डेंट पहुंचाया पीटीआई की एहतजाजी हिकमत अमली को? जी बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे लगता है कि डे 1 से जब ये चीज जेल से अनाउंस की गई थी, उस वक्त से पार्टी क़यादत से इस हवाले से यकसू नजर नहीं आ रही थी। और ये हमने पहली दफा इमरान खान की ट्वीट में भी देखा कि जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ग्राउंड के ऊपर कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही और लोग मुतहर्रिक नहीं है, तो इसलिए बेहतर है कि लोग इसकी तैयारी करें। तो जब वहां से ये चीज अनाउंस हुई थी तो उसके बाद पार्टी की लीडरशिप ने इसे ओन किया था। डिसओन तो नहीं किया, लेकिन ओन भी इसको इसी अंदाज में किया था कि जिस तरह उनके इरादों से, उनके ख्यालात से ये लग रहा था कि इसको वो एक महज बानी पीटीआई की हुक्म के तौर पे ले रहे हैं और उस दिन कोई बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी। और फिर जब हमने अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस या तकरीर सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि जो 5 अगस्त की बजाय उन्होंने 90 डेज का टाइम दे दिया, तो उससे एक दूसरी चीज एस्टेब्लिश हो गई कि वाकई जो जेल से बाहर पार्टी की क़यादत है वो शायद इस वक्त एहतजाज के मूड में नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनके ख्याल में बहुत से नए मसाइल पैदा हो सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट लेकिन माजिद निज़ामी साहब, मसाइल तो पैदा हुए, कतल कलामी के लिए माजिद, मसाइल तो पैदा होना शुरू हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इससे बड़ा मसला और क्या हो सकता है कि डिस्क्वालिफिकेशंस होना शुरू हो गई इलेक्शन कमीशन से? यानी बजाय इससे पहले के पेशतर इसे कि स्पीकर को रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशंस इशू कर दी, तो इससे बड़ा मसला और क्या हो सकता है पीटीआई के लिए? जी बिल्कुल, उसमें इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो मजीद वाज़ेह हो गया कि उन्होंने असम्बलीज की जो कागजात थे उनका भी इंतजार नहीं किया। और ये बात दुरुस्त है कि 9 मई के केसेस के अंदर जिस तरह से फैसले सुनाए जा रहे हैं
उससे मुझे तो ऐसे लगता है कि पीटीआई को फायदा होगा, क्योंकि इस वक्त वो तमाम लोग जिनको सजाएं हुई हैं, उनको एक वैलिडेशन मिल गई है, उनके ऊपर एक स्टैंप लग गई है कि ये पार्टी के वफादार हैं। वो तमाम लोग जो बरी हो रहे हैं, उनके ऊपर शको शुबहात का इजहार किया जा रहा है, उनके हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। नहीं, हालांकि ये ऐसे बात नहीं होना दुरुस्त है सर चाहिए। कि वो पार्टी के वफादार है, उन पे तो चलिए लेबल लग गया, लेकिन पार्टी खुद बजाते खुद कहाँ खड़ी है पीटीआई इस वक्त? पीटीआई की स्टैंडिंग क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। अब देखिए कि वो क्या बड़ा खतरा है जिसको टालने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सुबह गिरफ्तारी से काम ले रही है कि ना कोई प्रोटेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, ना कोई मैस मोबिलाइजेशन है। क्या अभी भी कोई बड़ा खतरा टालना चाहती है और वो टल भी सकता है? देखिए, मुझे तो इस वक्त सबसे बड़ा खतरा ये लगता है कि तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनके पास रहे। और उसके लिए हमने जब सेनेट इलेक्शन की मुफाहिमत देखी और बाकायदा पीपल्स पार्टी के सेनेटर वहां से मुंतखब हो गए, तो इस सारी सिचुएशन में जब हम ये देखते हैं तो पता चलता है कि पीटीआई की लीडरशिप ने इस चीज को यकीनी बनाया कि पार्टी इख्तलाफात के बावजूद वहां पर सेनेट का मामला मुफाहिमत से हल हो। तो इस वक्त जो उनके पास एक आखिरी सियासी किला बचा है, वो खैबर पख्तूनख्वा है। पंजाब में जितने भी लोगों को सजाएं हो जाएं, उनको खैबर पख्तूनख्वा में पनाह मिल सकती है। हम पहले भी देख चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में वज़ीर आला हाउस ऐसे काफी फैसिलिटेशन हुई है। नहीं, लेकिन मुझे इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा और अली अमीन गंडापुर की वजारत आला के ऊपर भी बड़े सवालिया निशान है, उनके ऊपर भी काले बादल तो मंडला रहे हैं। और अभी कुछ ही देर पहले अता तारड़ ने नेशनल असम्बली में जो कहा कि 9 मई के किरदारों को कैफरे, तो जाहिर है मुकदमा तो वहां पे भी लोगों के ऊपर हैं, नाम तो उनके भी हैं, तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन होते हुए या फैसले आते हुए तो देर नहीं लगेगी ना माजिद निजामी साहब? बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और उसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर पीटीआई के अंदर से ही किसी अदालती फैसले के नतीजे में तब्दील होता है तो दूसरा चीफ मिनिस्टर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है और वो अपोजिशन के 52 मेंबरान के साथ मिल जाता है, तो फिर तहरीक इंसाफ की वो जो आखिरी पॉलिटिकल स्पेस है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि 5 अगस्त के एहतजाज की बजाय या सेनेट के अंदर 2-4 ज्यादा सीटें लेने की बजाय तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं इस चीज को यकीनी बना रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत को किसी मसले का सामना ना करना पड़े। और अगर उस चीज को वो कामयाब बना लेते हैं तो फिर उनके पास एटलीस्ट एक ऐसा ग्राउंड मौजूद होगा कि जहां पर वो पनाह हासिल कर सकेंगे, जहां पर वो बैठकर बेहतर स्ट्रेटेजी बना सकेंगे। अगर वो भी चला जाएगा तो जो इस वक्त पंजाब में हो रहा है, मिसाल के तौर पर छापे मारे जा रहे हैं, क्रैकडाउन हो रहा है, यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर लिस्टें बनी हुई हैं, तमाम पुलिस एहलकार एक्टिव हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो अगर ये सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है और वो इसको मेरा ख्याल है बचा के रखना तो चाहते हैं। पीटीआई सरेंडर्ड फाइनली, ये कह रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि जब तक नए इलेक्शन नहीं होते या मौजूदा हुकूमत का मुस्तकबिल किसी दाव पर नहीं लगता, तहरीक इंसाफ हर 6 महीने बाद, हर 4 महीने बाद ऐसी कोई पॉलिटिकल गेम को पॉलिटिकल एक्टिविटी तख्लीक करती रहेगी ताकि वो अपने वोटर्स को भी कुछ बता सके और पॉलिटिक्स में रेलिवेंट भी रह सके। ये समझना कि 5 अगस्त की बुनियाद पर वो हुकूमत का खात्मा कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन चूंकि उन्होंने रेलिवेंट रहना है, उन्होंने मीडिया में एक्टिविटी करनी है, तो इसलिए वो 3 से 4 माह बाद, 6 माह बाद इस तरह की कोई ना कोई कैंपेन लॉन्च करते रहेंगे यहां तक कि अगले इलेक्शन का वक्त आ जाएगा। नहीं, लेकिन क्या इतनी मोहलत भी मिलेगी? क्योंकि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अब तो सजाएं लिखने का वक्त है, और बानी पीटीआई की अगर सजा लिखी गई तो फिर वो सजा क्या होगी, कितनी खौफनाक होगी, कितनी तारीखी होगी? अब तो बहस इस पे हो रही है। बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है और सजाओं का मामला भी इसीलिए जेर बहस आएगा कि उसके अंदर कई कानूनी पेचीदगियां और सुकम मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ को बिल्कुल मुश्किलात का सामना होगा, उनके ऊपर मजीद शिकंजा जो है वो सख्त किया जाएगा। उनको इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो स्पेस मिली हुई है, अगर नाअहलियां होती हैं, डिस्क्वालिफिकेशन होती हैं, तो वो भी कम होती जाएगी। लेकिन बुनियादी मसला फिर वही है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जो वोट दिया था तहरीक इंसाफ को, वो 1.5 करोड़ वोटर पाकिस्तान में मौजूद रहेगा। और उनकी जो शिकायत हैं, उनके जो मसाइल हैं, जब तक वो हल नहीं किए जाते तो आइंदा इलेक्शन के अंदर भी पीटीआई अगर नहीं भी होगी तो वो किसी और सूरत में सामने आएंगे। तो बुनियादी मामला तहरीक इंसाफ की नाअहलियों का या उनकी सजाओं का नहीं है। मामला यह है कि वो तमाम लोग जिन्होंने इनको वोट दिया और सबसे बड़ी पार्टी बनाकर तमाम तर मुश्किलात के बावजूद असम्बली में भेजा, वो लोग पाकिस्तान में अभी मौजूद हैं और उनकी शिकायत को हल करने के लिए
हुकूमत की जानिब से कोई बयानिया, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई जा रही। तो मेरा ख्याल है कि ये वो एक नुक्ता है जिस पे गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि वो अपोजिशन को सजाएं दें, उनको कॉर्नर करें, तो इसके साथ साथ उन्हें अवामी हमायत भी ठीक, हासिल आप करना आप होगी। मकबूलियत के फैक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी वो गवर्नमेंट की शायद अंडर कंसिडरेशन नहीं है, या वो वक्त अभी नहीं आया है। जिस बैलेट की बात कर रहे हैं, बैलेट के फैसले की, तो शायद वो वक्त अभी नहीं आया है, इसलिए इसके ऊपर कोई ऐसी सोच विचार नहीं है। हुकूमत के एंड पे भी और मुक्तदरा के एंड पे भी बड़ी स्मूथ सेलिंग नजर आती है। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। उसकी वजह ये कि इख्तलाफ तब ही होता है जब एक तरफ से कोई फरीक जो है वो सवाल उठाने वाला हो या सर उठा के बात करने वाला हो। तो हमें मुस्लिम लीग नून में ऐसा कुछ नजर ही नहीं आता। तो जब हाइब्रिड निज़ाम एक बेहतर अंदाज में चल रहा है, जिसमें पॉलिटिकल साइड से कोई क्वेश्चनिंग आती ही नहीं है, कोई मशवरा आता ही नहीं है, तो बड़ा आसान हो जाता है इस सिस्टम को चलाना। तो इसलिए अब देखते हैं कि अगर ये इस तरह चलता रहेगा तो फिर डेफिनेटली पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, और आने ठीक, वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि उनके पास जो एक स्पेस थी पार्लियामान की, वो भी कम ठीक। होती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीटे साफ़ी तजियाकार हैं। उधर पाकिस्तान सिफारती मैदान में मुसलसल कामयाबियां समेट रहा है, और अब ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान भी इसी पैराए में देखा जा रहा है। जैसा कि ईरानी सदर डॉक्टर मसूद का हालिया 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान कई हवालों से खासी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है कि जब खित्ते में कशीदगी भी जारी और नए इम्कानात भी पैदा हो रहे हैं। जैसा कि पाकिस्तान और ईरान ना सिर्फ पड़ोसी मुल्क हैं, बल्कि दोनों के दरमियान मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्ते भी बहुत गहरे हैं। ऐसे में ईरानी सदर के इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक ने इन ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया है, और कई अहम मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए हैं। ये मुआहिदे ख़ास तौर पर इक़्तिसादी, साइंसी, तकनीकी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने से मुताल्लिक है, जिनका मकसद बाहमी तिजारत को अगले चंद सालों में $10 अरब सालाना तक ले जाना है। इस दौरे की खास बात यह रही कि यह सिर्फ रस्मी बयानात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसमें अमली इक़दामात पर भी जोर दिया गया है। जैसा कि दोनों ममालिक में मिर्जावा यानी तफ्तान बॉर्डर के मुश्तरका इस्तेमाल का मुआहिदा भी हुआ है। इस मुआहिदे से दोनों ममालिक के दरमियान कानूनी तिजारत को फ़रोग़ मिले, और फिर बॉर्डर पर मकामी आबादी को रोज़गार के नए मौके भी मैसर आएंगे। इससे सरहदी इलाकों की माशी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा, जो उन इलाकों की तरक्की के लिए नहायत ज़रूरी है। फिर इसी तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान होने वाली मुलाकात में इलाकाई अमन, तिजारत और तवानाई के शोबों पर भी खुलकर बात हुई। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान ईरान के पुरअमन मकासद के लिए जौहरी प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत करता है, और ईरान को यह हक हासिल है कि वो जौहरी टेक्नोलॉजी मकासद के लिए इस्तेमाल करे। वज़ीर आज़म ने इस मुताल्लिक़ क्या कहा, उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। अब वज़ीर आज़म का ये मौक़िफ़ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के उसूली पहलुओं को ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान अपने हमसाय ममालिक के साथ खड़ा है और उनके हुकूक़ का एहतराम करता है। इसी तरह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी दोनों ममालिक ने यकजहती का इजहार किया है, और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान का मौक़िफ़ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ यकसा है, और दोनों मुल्क इस नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए मिलकर काम करेंगे। अब ये पैगाम न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि आलमी सतह पर भी भेजा गया कि पाकिस्तान और ईरान मिलकर खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संजीदा है। ईरानी सदर ने भी अपने दौरे के दौरान पाकिस्तान से मुतालिक मोहब्बत भरे अल्फाज इस्तेमाल किए। अब इस दौरे की आलमी सतह पर भी गूंज सुनाई दे रही है। ख़ास तौर पर भारत में इस दौरे को काफ़ी दिलचस्पी से देखा गया, और वहाँ के मीडिया और सोशल मीडिया पर इस पर तबसरे हुए। कुछ भारतीय सारिफीन ने निशानदही की कि ईरानी सदर का इस्तकबाल उसी हवाई अड्डे पर हुआ जिसे भारत ने निशाना बनाने का दावा किया था। अब ये जाहिर हो रहा है कि यह दौरा खत्ते में ताकत के तवाज़ुन के तनाजुर में भी अहमियत रखता है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ईरानी सदर का ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान सफारती, सियासी और माशी ताल्लुकात को नई जहत देने की कोशिश है। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत आलमी महाज पर मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही है और खत्ते के ममालिक के साथ ताउन बढ़ाने की पॉलिसी पर गामजन है। अब अगर इन मुआहिदात पर संजीदगी से अमल दरामद किया गया तो न सिर्फ बाहमी तिजारत और सरमाकारी बढ़ेगी, बल्कि सरहदी इलाकों की तरक्की, तवानाई के बहरान का हल और खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को भी फ़रोग़ मिलेगा। ये दौरा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और ईरान मुश्किल हालात के बावजूद आगे बढ़ने और एक दूसरे के साथ खड़े होने का इरादा रखते हैं। आलमी माहिरीन के नज़दीक ईरानी सदर का यह दौरा न सिर्फ दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशाइंद है, बल्कि खत्ते के मुस्तकबिल के लिए भी एक मस्बत इशारा है। हुकूमत अचीव कर रही है, मुक़्तदरा अचीव कर रही है, और ज़ाहिर है अपोजिशन इस वक्त कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता है। सेलिंग किसी फ़ज़ा नज़र आ रही है गवर्नमेंट और मुक़्तदरा दोनों के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक प्रॉब्लम ज़रूर है और वो एक स्कैंडल है
जिस पर ऑपोजिशन को बात करने का मौका भी मिला हुआ है, तनकीद भी हो रही है और अब उस पर जवाब तलबी की बात भी हो रही है। ये क्या मामला है, ज़रा इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हुकूमत ने मुल्क में चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक और कदम उठाते हुए 1 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद करने का टेंडर जारी कर दिया है, जो 11 अगस्त को खोला जाएगा। ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब मुल्क में चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और आम आदमी की कुव्वत खरीद को बराह रास्त मुतासर कर रही हैं। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इससे पहले भी चीनी दरामद के लिए टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ही कामयाब नहीं हो सके। जबकि गुज़श्ता टेंडर में 4 कंपनीज ने बोलियां जमा कराई, लेकिन इन कंपनीज की पेशकश में चीनी की कीमत 227 रुपये फी किलो तक पड़ रही थी, जो हुकूमत की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा थी। इस वजह से हुकूमत ने नया टेंडर जारी किया है। हुकूमत की बकौल ये फैसला इसलिए किया गया ताकि मुल्की मार्केट में चीनी की दस्तियाबी बढ़ाकर इसकी कीमतों को नीचे लाया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले टेंडर में कोई बोली मौसूल ना होने की बड़ी वजह ये थी कि हुकूमत ने शिपमेंट और तरसील के लिए जो वक्त दिया था वो ताजरों के मुताबिक गैर हकीकी था। इस रद्दअमल को देखते हुए टीसीपी ने नए टेंडर्स में डिलीवरी के लिए औकात में नरमी की ताकि ज़्यादा कंपनीज हिस्सा लें और चीनी सस्ती कीमत पर मुल्क में लाई जा सके। इस सारी सूरत हाल से जाहिर होता है कि हुकूमत फौरी तौर पर चीनी की दरामद चाहती है ताकि मकामी मार्केट में कीमतों को मुस्तहकम किया जा सके। इस तनाजुर में एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या हुकूमत ये इकदाम IMF की पॉलिसी के खिलाफ जाकर उठा रही है, क्योंकि IMF आम तौर पर हुकूमतों को ये मशवरा देता है कि दरामदात पर इन्हिसार कम किया जाए, माली खसारा ना बढ़ाया जाए और मार्केट को अपनी सतह पर मुतवाज़न होने दिया जाए। लेकिन देखा जाए तो यकीनी तौर पर चीनी दरामद करने के फैसले से ज़र मुबादला के ज़खायर पर भी दबाव आएगा, जो पहले ही महदूद है। इसके अलावा अगर हुकूमत सब्सिडी देकर दरामद शुदा चीनी सस्ती बेचने की कोशिश करती है तो इससे बजट खसारा मजीद बढ़ने का खदशा भी अपनी जगह मौजूद है, जो IMF के कर्ज प्रोग्राम के तकाज़ों के खिलाफ जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत के पास फौरी चीनी दरामद के सिवा कोई और रास्ता भी नज़र नहीं आता, क्योंकि मकामी पैदावार तलब के मुकाबले में कम है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की शिकायत ने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया है। क्योंकि अगर इस हवाले से हुकूमत ने कोई इकदाम ना किया तो कीमतें और ऊपर जा सकती है, जिसका बराह रास्त असर आवाम पर पड़ेगा और महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। इसलिए हुकूमत ने वक्ती तौर पर चीनी दरामद करने का फैसला किया है ताकि कम अज़ कम अगले चंद माह के लिए बाजार में चीनी की किल्लत दूर हो और कीमतों में इस्तेहकाम लाया जा सके। ये बात भी अहम है कि दरामदी चीनी की कीमत वैसे भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसका मतलब यह है कि मार्केट में बहुत बड़ी कमी तो शायद पूरी नहीं हो सकेगी, लेकिन इससे हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश करेगी कि वो कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरगर्म है। इससे ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर दबाव भी बढ़ेगा कि अगर उन्होंने चीनी छुपाई तो दरामदी चीनी मार्केट में आकर कीमतें कम कर सकती है। हुकूमत का चीनी दरामद करने का इकदाम बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। एक तरफ IMF की शराइत है जो खसारा कम करने और दरामदात महदूद रखने पर जोर देती हैं, और दूसरी तरफ मकामी सतह पर महंगाई का शदीद दबाव है जिसने मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके की मुश्किलात और बढ़ा दी हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे। उस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मुल्क की तवानाई के शोबे से मुतालिक पावर डिवीजन की हालिया रिपोर्ट एक तशवीशनाक मंजरनामा पेश कर रही है, जिसके मुताबिक आइंदा 9 वर्षों में बिजली की कीमतों में औसतन 25% तक इजाफा मुतवक्के है। इस पेशगोई की बुनियाद इक्तसादी हक़ाइक़, पॉलिसी चैलेंजेस और माजी की गलतियों पर बिजली के नरखों को मुसलसल बढ़ाती रहेंगी। अब पावर डिवीजन की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मुल्क में बिजली का औसत टैरिफ तकरीबन 24 रुपये फ़ी यूनिट है, जो 2034 तक बढ़कर 29 रुपये 70 पैसे फ़ी यूनिट तक पहुंच सकता है। ये इजाफा बज़ाहिर पिछली दहाई के मुकाबले में कम है, जब बिजली की कीमतों में मजमूई तौर पर 260% तक इजाफा हुआ। अब इस निस्बतन कम इजाफे की एक वजह यह है कि आइंदा दहाई में बिजली की पैदावार में मकामी और साफ़ ज़राए की शमूलियत बढ़ेगी, जिससे फ्यूल इंपोर्ट बिल और इसकी वजह से लगने वाले गैर मुतवक्के अखराजात में कुछ कमी आ सकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे की सबसे बड़ी वजह कैपेसिटी चार्जेस हैं, जो इन पावर प्लांट्स को दिए जाते हैं जो बिजली पैदा करें या ना करें, उनकी सरमायाकारी और कर्ज़ों की अदायगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रकम देना लाजमी है। रिपोर्ट बताती है कि माली साल 2025 तक कैपेसिटी चार्जेस 2 खरब 10 अरब रुपए तक पहुँच जाएंगे, जबकि 2034 में ये चार्जेस बढ़कर 3 खरब 14 अरब रुपए होने का इम्कान है। ये चार्जेस ज़्यादातर CPEC के तहत लगने वाले बड़े पावर प्लांट्स की वजह से बढ़ रहे हैं, जो डॉलर मकरूज़ है और रुपए की कदर में कमी है और इससे बराह रास्त मुतासर होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करेंसी की कदर में कमी बिजली के नरखों पर बराह रास्त असर डालती है। हालिया बरसों में रुपए की कदर तकरीबन 100 रुपये फ़ी डॉलर से गिर कर 300 रुपये फ़ी डॉलर तक जा पहुंची है, जिसके बायस पावर प्लांट्स के कर्ज़ों की लागत और कैपेसिटी चार्जेस बढ़ गए हैं।
पावर डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर की बुनियाद पर औसत जो बेस टैरिफ है उसमें खातिर खा फ़र्क नहीं आया, लेकिन रुपए में इसकी कीमत में 44% तक इजाफा हुआ है। इसके नतीजे में मौसर बेस रेट तकरीबन 25 रुपये फ़ी यूनिट से बढ़कर 35 रुपये पैसे तक जा पहुंचा है। एक और बड़ा अंसर फ्यूल मिक्स का है और पिछले सालों में ज़्यादातर बिजली महंगे इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल और गैस से बनती थी, जिसकी वजह से कीमतें आलमी मंडी के उतार चढ़ाव के रहमो करम पर थी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।